वेलकम गाइस, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। आरटीजी सीरीज के रास्ते पर हैं। इकोनॉमिक्स का टाइम आ चुका है। स्टैटिस्टिक्स हमने चालू कर रखी थी। चैप्टर 1 खत्म हो गया। डे 7 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा हम चालू कर रहे हैं। आज ये चैप्टर चालू होगा और कल तक मतलब डे 7 पार्ट 2 तक ये चैप्टर चलेगा और इस चैप्टर को हम अगली वीडियो में खत्म करेंगे। आज इस वीडियो की स्टार्टिंग है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से चलेंगे, थोड़े धीरे धीरे आराम से समझते हुए। तो सबसे पहली चीज कलेक्शन ऑफ डाटा है क्या? देखो, पिछली चैप्टर में, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग इन सिंगुलर सेंस। उसमें आया था हमारे पास कलेक्टिंग ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, प्रेजेंटिंग डाटा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। उसी का ही पहला पॉइंट कलेक्शन ऑफ डाटा हमारा ये चैप्टर है। और डाटा का कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अगर आप हेडिंग पढ़ो चैप्टर की तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि डाटा को कलेक्ट करना इज कलेक्टिंग ऑफ डाटा या कलेक्शन ऑफ डाटा। तो फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट द डाटा टू रीच टू एनी सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए अगर आप स्टैटिस्टिकली, इकोनॉमिकली उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो सबसे पहला तो ये स्टेप है कि आपको उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो कलेक्ट करना है। अब हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, तीन टर्म्स हैं जो सबको पता होनी जरूरी है। सबसे पहली है इन्वेस्टिगेटर। तो हु इज एन इन्वेस्टिगेटर? अ पर्सन हु कंडक्ट्स द इंक्वायरी। मतलब जो भी ये डाटा कलेक्ट करने जाएगा उसको इन्वेस्टिगेटर बोलेंगे। एन्यूमरेटर हेल्पिंग बॉडीज, मतलब और ये जो इन्वेस्टिगेटर की जितनी भी हेल्प करेंगे और लोग, उनको एन्यूमरेटर बोलेंगे। और रेस्पोंडेंट का कौन होगा? जिससे डाटा कलेक्ट करना होगा, फ्रॉम होम द डाटा इज कलेक्टेड। तो जो डाटा कलेक्ट करेगा वो इन्वेस्टिगेटर, जो डाटा देगा वो इन्फॉर्म रेस्पोंडेंट, और जो इनकी मदद करेगा वो एन्यूमरेटर। इसी के साथ हम आते हैं सोर्सेज ऑफ डाटा। एक इंटरनल सोर्स होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स मतलब जब डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कलेक्ट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कंपनी है और उस कंपनी को अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। नया प्रोडक्ट मतलब उसके कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में उतरे होंगे, उसने पहले कुछ सेल्स करी होगी, तो जो भी उसने पहले सेल्स करी है उससे रिलेटेड डाटा जो उसके पास रखा है वो उस डाटा को लेगा और उसको एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करेगा कि जो मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं वो कितना सक्सेसफुल होगा मार्केट में। जब डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कलेक्ट किया जाए उसको इंटरनल डाटा कहते हैं, फ्रॉम रिपोर्ट्स और कोई हमारे पास पड़ा हुआ था फोल्डर वगैरह जहां से हमने डाटा उठाया, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा। जब डाटा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट किया जाए उसको एक्सटर्नल डाटा कहते हैं। जैसे मेरे को पहली बार अपनी कंपनी चालू करनी है, पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मेरे पास कोई सेल्स नहीं है पुरानी, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है पुराना, तो मेरे पास पुराना कोई डाटा नहीं है। तो अब जो भी डाटा मेरे को कलेक्ट करना है वो मेरे को बाहर से ही कलेक्ट करना पड़ेगा और उसी के ही बेसिस पे मैं पता लगाऊंगा कि मैं जो बिजनेस चालू करने वाला हूं क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो ये दो टाइप के डाटा होते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डाटा, और भी दो टाइप के डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? इट्स द ओरिजिनल डाटा और फर्स्ट हैंड डाटा। मतलब सबसे पहला डाटा जो कलेक्ट किया जाए उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ये ओरिजिनल होता है बिकॉज इससे पहले ये डाटा और किसी ने कलेक्ट नहीं किया। इससे पहले ये डाटा और किसी ने कलेक्ट नहीं किया, तो ये ओरिजिनल है और फर्स्ट हैंड है क्योंकि पहली बार ही आप कलेक्ट कर रहे हो। प्राइमरी, और जिस सोर्स से ये डाटा आता है, अब वो सोर्स इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस सोर्स से ये डाटा आता है उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। तो ये प्राइमरी डाटा इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा सा प्राइमरी डाटा बच जाएगा वो, और सेकेंडरी डाटा हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी डाटा के अंदर आता है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। सबसे पहला मेथड हमारे सामने है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इंफॉर्मेंट। इंफॉर्मेंट मतलब कौन? जिसके पास इंफॉर्मेशन है और जो इंफॉर्मेशन देगा उसको इंफॉर्मेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टिगेटर है, मतलब जो भी सर्वे कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो डायरेक्टली जाके इंफॉर्मेंट से जाके मिलेगा। ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, और जैसी वो उससे मिलेगा ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं उससे इंक्वायरी कर लेगा, उससे डाटा कलेक्ट कर लेगा, कहीं दूर नहीं जाना। इन्वेस्टिगेटर कैन एक्सप्लेन द स्टडी। मैं अगर किसी से कोई बातचीत करने गया हूं, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि मेरे को एक बंदा कॉफी शॉप में
जाके आया है, वो मतलब वो कॉफी पीता होगा, तो मेरे को उससे पूछना है कि भाई अगर मैं अपनी एक नई ब्रांड की कॉफी मार्केट में लेके आऊं तो क्या तुम उसको पीना पसंद करोगे। तो ये बैकग्राउंड है, इससे रिलेटेड मेरे को डाटा कलेक्ट करना है। तो मैं गया उस बंदे के पास, मैंने उससे जाके डायरेक्ट सवाल पूछा कि आप कॉफी पी के आए हैं, कौन सी टाइप की कॉफी पी के आए हैं, क्या आपको कॉफी में पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है। ऐसी जब आप डाटा ऐसी कलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे मैं कौन हूँ, इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। वो बंदा कौन है, इन्फॉर्मेंट, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन है जो वो मेरे को प्रोवाइड करेगा। तो जब मैं डायरेक्टली जाके उससे मिल रहा हूँ और ऑन द स्पॉट इंक्वायरी जनरेट कर रहा हूँ, तो उसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं सामने वाले बंदे के पास जाके अपनी स्टडी उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ वो मैं उसको बता सकता हूँ कि देखो भाई मैं ऐसे ऐसे बिजनेस चालू कर रहा हूँ, मेरे को इसलिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, जरा मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो। तो मैं अपना पॉइंट उसको समझाता हूँ, साथ में ही कैन रिक्वेस्ट टू एक्सप्लेन दी आंसर्स। साथ में ही मैं उससे भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई तुमने जो मेरे को आंसर्स दिए हैं, अगर मेरे को कोई आंसर अनक्लियर है तो मैं ऑन द स्पॉट उससे पूछ सकता हूं कि भैया ये जो आपने आंसर दिया है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ताकि मेरे को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ऐसे करके आप डायरेक्टली किसी से जाके इन पर्सनल मिलते हो, उसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तब कब कब सूटेबल है ये, सबसे पहले जब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली उसको जाके अपनी बात समझा सकता हूं, उससे उसकी बात समझने के लिए एक्सप्लेनेशन मांग सकता हूं। तो जब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए किसी टॉपिक पे, उसको फिर ये तरीका अपनाना चाहिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डीपीआई। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, जब मेरे को कुछ ही एरिया के अंदर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। जैसे मेरे को अगर अपनी कोई कॉफी शॉप खोलनी है तो मैं किसी एक जगह पे खरीदूंगा, मैं पैन इंडिया पैन दिल्ली नहीं मतलब दुकान खोलूंगा ना, पूरी दिल्ली में थोड़ी ना दुकान खोल दूंगा। दिल्ली के किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में अपनी दुकान खोलूंगा, और सबसे पहले दुकान के आसपास के लोगों से डाटा कलेक्ट करूंगा कि मेरी दुकान यहाँ खुलने वाली है, तो आसपास के लोगों को मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिस एरिया में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, तब आप ये डीपीआई यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि मैं एक बंदे से गया, जाके बात करी, ठीक है। अब अगर मेरे को ये चीज जो मैंने एक बंदे के साथ किया वो पूरी दिल्ली में सबके साथ करना पड़ा, तो सोचो कितना टाइम, कितनी एनर्जी, क्या ये पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं, सारी बातें सोचने में आ जाती हैं। लेकिन अगर मेरे पास गिनी चुनी 2-3 कॉफी शॉप्स ही है मेरी लोकेलिटी में, तो मैं हो सकता है उन सब के जितने भी उसके कस्टमर्स है उससे जाके बात कर सकूं। तो उस केस में डीपीआई इज द बेस्ट सूटेड वन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, जब मेरे को बात कॉन्फिडेंशियल रखनी है तब भी ये यूज किया जा सकता है। जब मेरे को डायरेक्ट सिर्फ उसी से ही बात करनी है और वो जो आंसर्स दे रहा है मैं नहीं चाहता कि किसी और को पता चले, उस केस में हम डीपीआई यूज कर सकते हैं। व्हेन मैक्सिमम एक्यूरेसी इज नीडेड, जब मेरे को बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आसपास की आजू बाजू की 70% करेक्ट 80% करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरा काम नहीं करेगी, तब डीपीआई यूज किया जा सकता है। मेरिट साइंस की ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल डाटा आपको मिलता है। रिलायबल एंड एक्यूरेट, क्योंकि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट किया है, तो वो डाटा रिलायबल भी है, सही भी है, और 100% एक्यूरेट भी, आप उस पर भरोसा भी कर सकते हो। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप अपना पॉइंट समझा सकते हो, उससे उसका पॉइंट एक्सप्लेन करवाने को कह सकते हो, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से डाटा कलेक्ट हो जाता है। ये नहीं कि बाद एक बार बात हो गई तो हो गई, जो आंसर दिया आधा अधूरा, समझ में आया नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब यू कैन नाउ चेंज द वे हाउ यू कलेक्ट द डाटा एज वेल। इकोनॉमिकल है, क्योंकि भाई थोड़े से ही एरिया में जाना है, तो उस हिसाब से इकोनॉमिकल भी है, चलो टाइम कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी, तो उस हिसाब से इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि मैं एक ही बंदा हूं जो सबसे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन सबसे लेके आऊंगा। एक से उसकी एज के बारे में और दूसरे उससे उसकी हाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं लूंगा। अगर मैं सबसे एज पूछ रहा हूं तो मैं सबसे एज ही पूछूंगा, सबसे हाइट पूछ रहा हूं फॉर एग्जाम्पल तो मैं सबसे हाइट ही पूछूंगा। डीमेरिट्स क्या है, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, जैसे कि मैंने बताया अगर पूरी दिल्ली में मेरे को वो काम करना पड़े तो थोड़ा दिक्कत की बात है, फिर वो नहीं कर सकते। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, इधर तो इकोनॉमिकल लिखा था, उधर लिखा एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि तब एक्सपेंसिव बनेगा ये जब हमें वाइड एरिया में, या हमारा एरिया जिसमें हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है वो लिमिटेड नहीं है, वो थोड़ा बड़ा है। उस केस में पैसा, टाइम और एनर्जी दोनों ज्यादा लगेंगी
और अगला पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग आगे तो लिखा हुआ है, तो उस केस में ये इकोनॉमिकल नहीं है, ये एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग बैठेगा। ट्रेंड पर्सनल, के वही बंदा ये काम कर सकता है जो ट्रेंड हो लोगों से बात करने के लिए, सेल्स वगैरह का जिससे थोड़ी सी नॉलेज हो, वही बंदा जाके ये बात कर सकता है। कोई भी कैसे भी मुंह उठा के जाके डाटा नहीं ला सकता। तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स थे डीपीआई के। उसके बाद हम अगले मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, IOI। इन्वेस्टिगेटर रीचेज टू थर्ड पर्सन हु कैन गिव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट जाके, मैं फर्स्ट पर्सन वो सेकंड पर्सन डायरेक्ट जाके इंफॉर्मेशन ले रहा था। यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं जा सकते, यू हैव टू गो टू द थर्ड पर्सन टू टेक द इंफॉर्मेशन ऑफ सेकंड पर्सन। मैं किसी तीसरे बंदे के पास जाऊंगा ताकि मैं दूसरे बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकूं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, कभी नहीं भूलोगे इसका, जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ, तो जो भी लोगों के बीच में एक्सीडेंट हुआ, तो वो लोग तो बेचारे चोट लग गए, पहुंच गए हॉस्पिटल। अब तुम हो एक न्यूज रिपोर्टर, तुम्हें उस एक्सीडेंट को कवर करना है, तो तुम क्या करोगे, जहां पे वो एक्सीडेंट हुआ वहां जाके लोगों से बात करोगे। तो लोग जिनसे आप तुम बात करोगे वो हो गई थर्ड पार्टी, तुम हो फर्स्ट पार्टी, और जो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो तो वहां मौजूद है नहीं, हॉस्पिटल में है, ऐसी हालत में नहीं है कि जवाब दे पाए, तो वो हो गई सेकंड पार्टी। तो जब तुम थर्ड पार्टी को रीच करोगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसको IOI कहते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सूटेबल कब है, जब इंफॉर्मेंट इज नॉट अवेलेबल, जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, जिसको डाटा देना था, वह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका तो एक्सीडेंट हो गया ना भैया। हॉस्पिटल में थोड़ी जाएंगे माइक लेके, आपको कैसा महसूस हो रहा है, भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, क्या महसूस होगा, तो छोड़ो, हम किसी तीसरे बंदे से इंफॉर्मेशन लेंगे। फिर आता है सीक्रेट या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। आपको किसी मुद्दे के बारे में या तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाहिए या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए। उस केस में आप ये IOI लगा सकते हो या IOI यूज कर सकते हो। कैसे, कि भाई एक्सीडेंट हुआ, आसपास के लोगों ने देखा भी होगा, फिर अब गलती बाइक वाले की थी या गाड़ी वाले की थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो लोग तो बताने की हालत में बचे नहीं। तो अब हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम उन लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने देखा, शायद उनसे हमें पता चल जाए कि बाइक वाले की गलती थी, उसने ब्रेक नहीं लगाया, वो फोन पे बात कर रहा था, या गाड़ी वाले की गलती थी, वॉटएवर। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि गाड़ी वाला खुद नहीं बताएगा ना कि मैं फोन पे बात कर रहा था, मैंने उसमें ठोक दी। कोई भी बंदा अपनी गलती तो बताएगा नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको थर्ड पार्टी से ही लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जहां पे भी आपका एक्सीडेंट हुआ है उसका आसपास का एरिया थोड़ा बड़ा है, कोई मार्केट वगैरह में एक्सीडेंट हुआ जहाँ भीड़ भड़का होती है, तो और ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, और ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा इन्वेस्टिगेशन का। तो उस केस पे आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट उसके फर्स्ट पर्सन के पास ना जाके थर्ड पर्सन से भी जाके बात कर सकते हो। मेरिट्स क्या है कि भाई वाइड रेंज एरिया को आप कवर कर सकते हो, तो वाइड कवरेज हो गई। इकोनॉमिकल हो गया, क्योंकि ज्यादा पैसे वैसे कुछ खर्च करने हैं नहीं, बस एक जगह जाना है और सब लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है, इसलिए वाइड कवरेज। लेकिन क्योंकि ज्यादा पैसा वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि बस आने जाने में जो पैसा है वो है, उसके अलावा तो बात करने का थोड़ी पैसा होता है, तो जितना भी पैसा लगेगा बस आने जाने का, तो इकोनॉमिकल भी है, थोड़ा सा कह सकते हैं। फ्री फ्रॉम बायसनेस, क्योंकि जो भी बंदा तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा वो उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं ना, जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो वो उसके बारे में कोई बात क्यों छुपाएगा। अगर गाड़ी वाले का जिसकी गलती थी उसका कोई रिश्तेदार से इंफॉर्मेशन लेने चले जाओगे, तो वो तो अपने रिश्तेदार की गलती बताएगा नहीं, लेकिन क्योंकि तुम ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे, करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, कोई एडल्टरेशन करके इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। डीमेरिट्स की बात करूं IOI की, तो फिर आता है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑब्वियसली डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, उसी के साथ लैक ऑफ एक्यूरेसी हो सकता है भाई कि गलती गाड़ी वाले की दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है, तुमने बाहर वालों से सबसे पूछा, उन्होंने कहा गाड़ी वाले की गलती है, लेकिन तुम जब गाड़ी वाले से, तो तुमने पूछा ही नहीं, हो सकता है गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हो, उसमें तो गाड़ी वाले की भी कोई गलती नहीं है ना। तो एक्यूरेट कितनी है इंफॉर्मेशन, इस पे सवाल हमेशा बना रहता है। एक्यूरेसी 100% हो भी सकती है और नहीं भी इस मेथड में, इसलिए इसका डीमेरिट है। फिर आता है पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, कि आप जिससे बात कर रहे हो वही, कि अगर आप किसी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले से बात करोगे,
तो वो क्या होगा, वो पार्शियलिटी करेगा, वो हमेशा दूसरे की गलती बताएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात करते हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी लैक क्यों है? क्योंकि हर कोई, जरूरी नहीं सबने एक्सीडेंट उतने ही तरीके से देखा हो जितना एक बंदे ने देखा, क्योंकि सबका ध्यान तो एक्सीडेंट पर था नहीं। किसी को पहले से तो पता चलेगा नहीं कि यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है, तो ऐसे करके देखो, ठीक है। सब अपना अपना काम कर रहे होंगे, सबने आधा अधूरा कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही होगी। सारे लोग एक साथ एक चीज नहीं बोल रहे होंगे। तो ये आईओआई की डीमेरिट्स हैं। और दो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा अभी हमने कवर करे। फटाफट इन दोनों को लिखो। एग्जाम्पल अगर चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे एक्सीडेंट वाला तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि कैसे मैंने एक एक पॉइंट को उससे जोड़ के समझाया था। एग्जाम में याद करने में आसानी होगी। और इसको लिखो, फिर हम अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे जिसमें आगे के मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा देखा जाएगा। तो राइट इट फास्ट एंड आई एम चेंजिंग द स्लाइड। अगली स्लाइड पे मूव करते ही हम पहुंचते हैं अपने थर्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा पे, जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। आईसी इसको चलो बोल देते हैं, कोई बात नहीं। लोकल एजेंट या कॉरेस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप क्या करते हो कि आप खुद ना जाके एक लोकल किसी एजेंट को काम पे लगा देते हो या किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को काम पे लगा देते हो, जो आपकी जगह जाके वहां के एरिया की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है या कलेक्ट करता है। अब ये कब सूटेबल है? जब रेगुलर और कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। जब आपको लगातार इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आ जाएगा न्यूज चैनल्स पे कोई बड़ी सी घटना वगैरह हो जाती है या कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे अभी ये किसान आंदोलन वगैरह चल रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अपना एक एक रिपोर्टर भेज देते हैं और वो रिपोर्टर फिर पूरे दिन वहां से रिपोर्टिंग करते रहते हैं। और आपको टीवी स्क्रीन पे वो एक ही स्क्रीन पे वो चारों पांचों लोग दिखाई देते हैं जो अलग अलग रीजन्स में खड़े हैं और पूरे दिन वहीं खड़े हैं। तो जब रेगुलर और कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तब ये सूटेबिलिटी आती है, तब इस आईसी की सूटेबिलिटी आती है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, जैसे किसान आंदोलन, ठीक है, बहुत सारे जगह पे चल रहा है, बहुत बड़े एरिया में चल रहा है, तो एक बंदा दो बंदे का काम नहीं है। जब बहुत बड़े लोगों की टीम लगती है ये पूरे डाटा कलेक्ट करने में, तब ये आईसी काम में आता है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की आपको कोई खास जरूरत नहीं है। आपको बस रिपोर्टिंग करके, फॉर एग्जांपल सिर्फ रिपोर्टिंग करके हाल जानने के कैसा उनको लग रहा है या कैसा वहां के हाल आते हैं, बस ये चीज की रिपोर्टिंग करनी है। बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए जी, उसका कोई झंझट नहीं है। तो 50% के करीब अगर एक्यूरेसी भी बनी रहेगी तो काम चलेगा। मेरिट्स है कि भाई इकोनॉमिकल मेथड है। इकोनॉमिकल कैसे? मतलब कि देखो कि आपको बार बार एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना, आपने लोग खड़े कर दिए, अब वो पूरे दिन वहीं है, वहीं से ही आपको कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। वाइड कवरेज, जब बहुत सारा एरिया कवर करना हो तब ये भी इसका एक फायदा है कि बहुत ज्यादा एरिया कवर हो जाता है। कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है इन्फॉर्मेशन में कि आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। डीमेरिट्स ये कि भाई लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती क्योंकि आप बहुत बड़े एरिया को टारगेट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, तो ओरिजिनल सही इन्फॉर्मेशन क्या है वो खो जाती है कहीं बीच में। फिर आता है लेस एक्यूरेट, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर भी बात करी कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की इसे चाहिए नहीं, तो इन्फॉर्मेशन कम एक्यूरेट होती है, लेस एक्यूरेट होती है। डिले इन कलेक्शन, क्योंकि उन लोगों से, आजकल तो खैर डिजिटल के जमाने हैं, फोन ऑन किया और लाइव स्ट्रीमिंग चालू, लेकिन पहले के टाइम पे आप सोचो अगर कोई ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा है तो पहले वो बहुत समय तक वहां रहेगा, वहां से रिपोर्ट पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसको जॉट डाउन करेगा, फिर उसको जाके मेन ऑफिस में लेके आएगा, मेन ऑफिस वाले उसको एनालाइज करेंगे, उसकी समरी बनाएंगे, पॉइंटर्स बनाएंगे और फिर उसको टीवी पे दिखाएंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये काम हो जाता था, बहुत ज्यादा डिले हो जाता था कलेक्शन में। अब ड्यू टू डिजिटल ये सारी चीजें आसान हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, फोर्थ मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू। नाम से पता चल गया और टीआई क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, कि कंडक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर एन फोन कॉल। फोन कॉल पे आपको वो इंटरव्यू लेना चालू कर देते हैं। जैसे आपको भी फोन कॉल आए होंगे इंश्योरेंस के लिए, लोन के लिए, तो ऐसे हम इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं थ्रू कॉल्स। सूटेबल कब है? जब रेस्पोंडेंट है वो टेलीफोनिक कनेक्शन। सही बात है, सबके पास टेलीफोन होना चाहिए जिससे भी आपको बात करनी है। जिसका टेलीफोन ही नहीं होगा तो फिर
कैसे आप उससे बात कर पाओगे, कैसे ये इंटरव्यू टीआई ले पाओगे। डाटा इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम में डाटा कलेक्ट हो जाए, ठीक है, ज्यादा टाइम वो टाइम लगाते नहीं है, 3-4 मिनट मैक्सिमम बात करते हैं आपसे, डाटा वाटा कलेक्ट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि आगे कोई गाड़ी है उसे बेचनी है, उसके अगेंस्ट लोन लेना है, व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए। मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है टीआई यूज करने के, कि वाइड कवर हो जाती है, एक दिन में आप एक जगह बैठे बैठे बहुत ज्यादा लोगों से आप फोन पे बात कर सकते हो, तो आप काफी सारा एरिया कवर कर सकते हो। इकोनॉमिकल है क्योंकि आने जाने का खर्चा नहीं, बस एक ही जगह बैठ के सिर्फ फोन पे ही बात करनी है तो पैसे भी बच जाते हैं। क्लैरिफाई डाउट्स, क्योंकि आप डायरेक्टली उस बंदे से बात कर रहे हो कि जो भी उसको या आपको डाउट्स है आप एक दूसरे से क्लैरिफाई कर सकते हो, जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड में देखा था, ठीक है, डीपीआई में, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के, आप उसको अपनी बात समझा सकते हो और उससे उसका आंसर की एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो। फिर आता है डीमेरिट्स, क्या नुकसान है, लिमिटेड यूज भाई, जिसके पास फोन होगा बस वही आपका जवाब दे सकता है, वही आपको डाटा दे सकता है, तो लिमिटेड यूज है। विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, वो बंदा फोन पे बात करते करते क्या ये बात होता है कि आपको एक्सप्रेशन से बहुत चीजें पता चल जाती हैं बंदे का, भले ही वो बोल कुछ रहा है पर एक्सप्रेशन से उसका काफी चीजें बता देता है, लेकिन यहाँ पे वो विजुअल फीडबैक तो नहीं है पॉसिबल, तो आपको उसके एक्सप्रेशन से पता नहीं चलता है कि वो बंदा जो बता भी रहा है वो सही बता रहा है नहीं। कई बार तो आप एक दो में से तुम होंगे कोई ऐसे जो मजे लेने के लिए उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते होंगे, वो जो आंटी जी कॉल करती हैं लोन वाली, इंश्योरेंस वाली, बैंक वाली, उसको मजे लेने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे देते होंगे, पता कोई होंगे कुछ ऐसे, तो उस दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट ना, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल को देख के ये नहीं पता लगा सकता कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम जो उससे कह रहे हो वो उसको सच मानेंगे। नेक्स्ट तरीका जो हमारे पास है वो है मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनायर, एमओएम मतलब एमक्यूएम मतलब आप क्वेश्चनायर क्या होता है, एक पेपर होता है बेसिकली, एक क्वेश्चंस का सेट, क्या आप बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के उसको कलेक्ट करते हो और वो क्वेश्चंस के आंसर्स फिर आप ढूंढने लगते हो, ढूंढने के लिए जाते हो, उसको क्वेश्चनायर कहते हैं वो पेपर को जिस पे क्वेश्चन लिखे जाते हैं। तो मेल्ड क्वेश्चनायर मतलब कि जब आप ये सेट ऑफ क्वेश्चंस रिटन ऑन अ पेपर आप किसी को मेल करते हो, मेल करना यहाँ पे वो डिजिटल वाला मेल नहीं है, यहाँ पे मेल क्वेश्चनायर का मतलब है कि आप किसी के घर पे पोस्ट कर रहे हो या मेल कर रहे हो वो क्वेश्चन पेपर, जैसा भी आप जो भी आपको उसको बोलना है क्वेश्चनायर। सेंड्स क्वेश्चनायर थ्रू मेल अलोंग विद रिकवरी लेटर। रिकवरी लेटर मतलब एक तो आपने उसको लेटर के अंदर वो क्वेश्चनायर डाल के दिया जिसमें आपका क्वेश्चनायर है, फिर क्वेश्चनायर को भर के आप साथ में एक रिकवरी लेटर भेजते हो कि क्वेश्चनायर भर के आप इसी लेटर के अंदर डाल के इसको वापस हमारे पास भेज सकते हैं। तो उसको बेसिकली ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, उसको ये नहीं पता ना कि लेटर आया कहां से है, तो उसको इस बात की टेंशन नहीं है, बस रिकवरी लेटर में अपना क्वेश्चनायर के आंसर्स डाल के वापस रीसेंड कर देना है, तो वो वही वाला काम है। सुटेबल कब है, व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, और बहुत बड़े एरिया को टारगेट करना है तो सबके घर पे पोस्ट कर दो, सबके यहाँ पोस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा एरिया कवर हो जाता है। वेन रेस्पोंडेंट आर लिटरेट, तभी सुटेबल रहेगा, तभी एमक्यूएम चलेगा जब आप जिन लोगों से डाटा कलेक्ट करना है वो पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ना भी आता है, आपने जो क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछा वो उसका जवाब भी दे सकते हैं लिख के, तो वो दे मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट। मेरिट्स क्या है कि वाइड कवरेज, बहुत सारा एरिया कवर हो सकता है। इकोनॉमिकल है क्योंकि अब आपको आना जाना कहीं नहीं, टाइम कंज्यूमिंग कम, एक बार पोस्ट करने में जो टाइम है एफर्ट्स कम लग रहे हैं। पैसा तो चलो अब तो वो पैसा भी ज्यादा नहीं लगता, तब जितना लगता होगा तो मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा लगता है, पर वो भी ज्यादा नहीं। ओरिजिनलिटी क्योंकि डायरेक्ट वो बंदा जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो ही डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। मेंटेन सीक्रेसी, उसने क्या आंसर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आयर में लिख के भेजा है वो उसके आजू बाजू वाले को किसी को पता नहीं चलेगा, तो सीक्रेसी मेंटेन्ड रहती है, या तो उसको पता है या जब आप लेटर रिसीव कर लोगे आपको पता है। डीमेरिट्स क्या है कि लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप मतलब जिसको लिखा पढ़ी आती है, जो लिटरेट है, सिर्फ वही इसका आंसर दे सकता है, हर कोई इसका आंसर नहीं दे सकता। लैक ऑफ इंटरेस्ट, कई बार उनका मन नहीं है तो वो नहीं लिख के आपको आंसर भेजेंगे, तो उस केस में आपको वो लेटर वापस मिलेगा ही नहीं, आपका डाटा कलेक्ट हो ही नहीं पाएगा। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए क्योंकि पहले आपने पोस्ट किया, वो उस तक पहुंचेगा, फिर उसको फिल करेगा वो 1-2 दिन लेके, ऐसा तो है नहीं घर में खाली बैठा और आते ही तुम्हारा लेटर भरना चालू कर दिया, उसने क्वेश्चन भरना चालू कर दिया, वो अपना टाइम लेगा, फिर टाइम लेकर उसको रीपोस्ट करेगा, फिर वो पोस्ट होके आपके पास कब पहुंचेगी, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस केस में। डिजिटली की बात करें तो ये मेल्ड क्वेश्चन आयर मेथड डिजिटली अप्लाई करना है तो थ्रू एन ईमेल आप किसी को भी भेज सकते हो क्वेश्चन आयर, वो क्वेश्चन आयर बल्कि आपको फटाफट वापस भी कर सकता है,
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा डिजिटल के माध्यम से है कि आपको एक दिन के अंदर अंदर अगर उसने जल्दी भर दिया तो आपको लेटर रिसीव हो जाएगा, डाटा कलेक्ट हो जाएगा। वरना लोग बाग नॉर्मली ईमेल्स का तो रिप्लाई दे ही देते हैं। इसी को ही अगर आप ईमेल में जो आपने क्वेश्चनर भेजा है, क्वेश्चनर भेजने की जगह आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करना चालू कर दो तो इसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। हालांकि तुम्हारे में है नहीं, बट वो भी कुछ ना कुछ इसी की तरह है कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके आंसर के बेसिस पे फिर अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास तरीका आता है क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। तो यहाँ पे भी क्वेश्चनर तो है, लेकिन अब वो लोग जिनसे इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले तो हमने उनके घर मेल कर दिया था, उनको भेज दिया था, उन्होंने भर के वापस किया, लेकिन अब हम उनको भेज नहीं रहे क्वेश्चनर। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, वो बंदा जाके क्वेश्चनर अपने हाथों में लेके उससे जाके क्वेश्चन पूछेगा और वो जो आंसर बताएगा वो हमारा जो बंदा है वो उसको लिख लेगा। तो मीनिंग क्या आता है कि एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स द रेस्पोंडेंट एंड फिल्स क्वेश्चनर। तो वो खुद जाता है किसके पास, कौन है, हमारे रेस्पोंडेंट के पास, और जाके खुद ही अपना क्वेश्चनर को फिल करता है अपने ही हाथों से। आंसर उससे पूछेगा लेकिन आंसर लिखेगा खुद क्वेश्चन पेपर में। फिर आता है सूटेबिलिटी। कहां ये QE फील्ड बाय न्यूमरेटर QE सूटेबल है, तो ये वहां सूटेबल है जहां पे फाइनेंस एंड एडिक्वेट फाइनेंस और ट्रेंड एन्यूमरेटर्स शामिल हैं। आपको याद है हमने फर्स्ट स्लाइड में एन्यूमरेटर्स एक टर्मिनोलॉजी भी की थी, इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर और कौन था हमारा रेस्पोंडेंट। तो वो वाले एन्यूमरेटर्स अब यहाँ पे आ गए हैं कि जो रेस्पोंडेंट को मदद करेगा डाटा कलेक्ट करने में। सॉरी, रेस्पोंडेंट नहीं, किसे मदद करेगा, इन्वेस्टिगेटर को मदद करेगा डाटा कलेक्ट करने में। तो ये क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर कब कब सूटेबल है, तब जब आपके पास इतना पैसा हो कि भाई आप इतने बंदे रख सकते हो कि जो हर किसी के घर जाके पर्सनली जाके क्वेश्चनर फिल कर सकें। दूसरा, जो ट्रेंड एन्यूमरेटर्स हो कि आप उन लोगों को फिर उतनी ट्रेनिंग भी दे सकते हो कि कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, कैसे आंसर रिसीव करना है, कैसे आंसर लिखना है, वो सारी चीजें आर रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें तो आपको चाहिए ये मेथड चूज अगर आपने किया है तो। फिर सम लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कुछ एक्यूरेसी का लेवल भी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी भी 70-75% एक्यूरेसी भी चाहिए। तो उस केस में ये बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। मेरिट्स है क्या, वाइड रेंज कवर कर सकते हो, वाइड एरिया कवर कर सकते हो। ये बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज दो शहर में, बहुत सारे एन्यूमरेटर्स को, वो आपके लिए डाटा कलेक्ट करेंगे, तो वो बहुत सारे एरिया को एक ही बार में जो है कवर कर सकते हैं। फिर आता है एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है अब वो एक्यूरेट भी मिलेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट उनसे ले रहे हो जिनके पास इंफॉर्मेशन है, और रिलायबल भी होगी क्योंकि आपके बंदे ने जाके कलेक्ट किया है, तो वो मजाक तो लिखेगा नहीं। वेयरएज ऊपर वाले केस में अगर उनका मन नहीं है क्वेश्चनर भरने का, तो वो क्या करेंगे कि उल्टे सीधे आंसर लिख के आपको क्वेश्चनर भेज सकते हैं। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन नीचे वाले में क्योंकि आपका बंदा जाके आंसर्स लिख रहा है तो वो वहां पे गलत आंसर्स नहीं लिखेगा, तो रिलायबिलिटी भी बनी रहेगी। यूजफुल फॉर इलिटरेट रेस्पोंडेंट, यहाँ पे तो उनका लिटरेट होना जरूरी था। यहाँ पे अगर सामने वाला बंदा अनपढ़ भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर उसे तो सिर्फ बोलना है, लिखेगा तो हमारा बंदा, और इसको हम ऑलरेडी ट्रेन करके भेजेंगे ही। तो वो अगर सामने वाला अनपढ़ भी है तो यहाँ पे चल जाएगा। डीमेरिट्स है कि भाई कॉस्टली मेथड है, यस, इतने सारे लोग, इतने सारे न्यूमरेटर्स, फिर उनका ट्रेनिंग, फिर सबको लाने उनका कन्वेंस भी देना पड़ेगा, वो जहां भी उनको कलेक्ट करने जाना है वहां का, तो बहुत सारा पैसा लग जाता है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि वो पूरा दिन भाई फील्ड में रह के, एरिया में रह के कलेक्ट करेंगे, फिर लास्ट में आके तुमको सारी रिपोर्ट देंगे, तुमको सारे आंसर्स देंगे, फिर तुम उसको एनालाइज करोगे, फिर उसको तुम इंटरप्रेट करोगे, तो थोड़ा मेथड टाइम कंज्यूमिंग भी है। इनेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, अगर एन्यूमरेटर एबल ही नहीं है, अगर वो इस लायक ही नहीं है, अगर वो कर ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हालांकि पहले लिखा है कि ट्रेंड एन्यूमरेटर्स होने चाहिए, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दी उनको, ऐसे ही भेज दिया, तो वो भाई इनेबल हो जाएंगे कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और फिर उनके द्वारा कलेक्ट हुई इंफॉर्मेशन इनमें से कोई भी मेरिट को फुलफिल नहीं करेगी। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि मैंने यहां नहीं लिखा है लेकिन टॉपिक है सिलेबस में, इसलिए बताना जरूरी है, वो है कि क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वेश्चनर।
बाकी आज का वीडियो का जो हमारा कंटेंट है, मतलब मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, वो बस यही है। ये लास्ट मेथड है। 2 पिछले हो गए थे, 3, 4, 5, 6 मेथड्स हैं। अब इस मेथड के अंदर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन आयर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड, जितने कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन आयर में उतना अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस देख के सामने वाला भी इरिटेट हो सकता है, बरोबर। अगर इस वाले केस में, और अगर नीचे वाला भी जा रहे हो तो बार बार अगर तुम्हारा ये एन्यूमरेटर सामने वाले से क्वेश्चन पूछता रहेगा तो वो भी इरिटेट हो सकता है। फिर आता है कि भाई सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें टेक्निकली हैवी वर्ड्स मत यूज करो, बहुत भारी अंग्रेजी मत यूज करो, अगर इंग्लिश में है तो बहुत सिंपल लैंग्वेज को रखो और शॉर्ट क्वेश्चंस रखो। ऐसे नहीं पूरे केस स्टडी बना के दे दिया तुमने उनको, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर है अवॉइड क्वेश्चन रिक्वायरिंग कैलकुलेशन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मत पूछो जिससे जो उनको कैलकुलेट करना पड़े या जिसमें उनको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि फिर वो उसको वहीं छोड़ देंगे, पूरा नहीं फिल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका क्विक आंसर हो, उनके पास शॉर्ट आंसर हो, वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछने हैं। अवॉइड क्वेश्चन यूजिंग डबल नेगेटिव्स। डबल नेगेटिव्स मतलब है जो डोंट से, वोंट यू, डोंट यू, ऐसे करके जो क्वेश्चन चालू होते हैं, इनको भी आप मत पूछो, इनको भी आप अवॉइड करो, क्योंकि ये चीजें सामने वाले को ओपिनियन मांगने लग जाती हैं, जिसके चक्कर में या तो आंसर लंबा हो जाएगा या फिर उनको ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो वो बीच में छोड़ देंगे। नेक्स्ट है नो पर्सनल क्वेश्चंस। ऐसा कोई क्वेश्चन जो उनकी फीलिंग्स को, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हो, या उन्हें ऐसे लगे कि भाई ये तो मेरा प्राइवेट मैटर है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हें उनसे नहीं पूछना है क्वेश्चन आयर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो लगना चाहिए कि भाई अच्छे बंदे ने बनाया है। जैसे जैसे क्वेश्चंस अरेंज होने चाहिए लॉजिकल फॉर्मेट में, एक सिस्टमैटिकल फॉर्मेट में। पहले आप उसका नाम पूछ रहे हो, फिर आप उसका जेंडर पूछ रहे हो, फिर आप उसकी उम्र पूछ रहे हो, व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए वो पूछ रहे हो। तो पहले पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, फिर आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गई। ऐसी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं क्वेश्चंस की, वो जब आप कहीं कभी डिटेल में जानने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगी। लेकिन फिलहाल पॉइंट ये है कि आपको एक लॉजिकल तरीके में क्वेश्चंस को प्लेस करना। ये नहीं कि नाम तो आपने पूछा क्वेश्चन आयर में सबसे लास्ट में और जेंडर और एज सबसे पहले पूछ ली, तो ऐसा नहीं चलेगा। लॉजिकली आपको सारे क्वेश्चंस को अरेंज करना है। इंस्ट्रक्शंस टू द इन्फॉर्मेंट्स, कि जो भी बंदा ये भर रहा है उससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन होते हैं। आप देखो आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस टू दिस कैरी दिस नंबर, क्वेश्चन नंबर दिस टू दिस कैरी दिस नंबर, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ऐसे करके जो भी है वो आपको भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चनर के टॉप पे भी जो भी बंदा उसको भर रहा है, इन्फॉर्मेंट है, जो रेस्पोंडेंट है, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं वो वहां पे क्लियरली लिखे होने चाहिए। और क्वेश्चन आया शुड लुक अट्रैक्टिव। बहुत सही बात है। अगर आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव ही नहीं लगेगा, देखने को मन ही नहीं करेगा सामने वाले का, तो वो उसको फिल भी नहीं करेगा। तो आपको क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है ताकि सामने वाले का मन करे इसको भरने का। ये पॉइंट अगर कोई न्यूमरेटर फिल कर रहा है तो चलो एक बार को उसको अट्रैक्टिव बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना ही बंदा जाके फिल करेगा। लेकिन ऊपर वाले में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वरना फिर वो भर के आपको वापस भेजेंगे ही नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो एक अच्छे क्वेश्चन आयर्स में होने चाहिए, जो हर क्वेश्चन आयर में सारे पॉइंट्सों का ध्यान रखना चाहिए। विद दिस हमारे इस वीडियो का कंटेंट होता है खत्म और आपका काम होगा चालू कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखना वो पार्ट जो समझ में नहीं आया, और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके मेरे को बताओ कि हाँ भैया आपने जो पढ़ाया हमको समझ में आ गया। और वीडियो को शेयर करके ये बताओ कि आपका सिलेबस हो रहा है खत्म। माइक्रो इको खत्म हो चुका है, स्टैट्स के भी मैं कह सकता हूँ 1.5 चैप्टर तो हो ही गया है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 है और 2 का आधा चैप्टर तो हमने कवर कर ही लिया है। तो 7 दिन और फर्स्ट पार्ट खत्म। थोड़ी सी आरटीजी सीरीज रह रही है, इतनी दिन से आप फॉलो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा और टाइम है। देखो टी शर्ट पे भी लिखा है डोंट क्विट, तो अब आगे क्विट नहीं करना, बस लगे रहना है। और जब तक आरटीजी सीरीज खत्म होगी तब तक इसको देखना है और अच्छे नंबर लेके आना है। विद दैट सेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।